अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 1। आज से हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने देखा था पिछले चैप्टर में, और ये बहुत ही शॉर्ट सा लेक्चर है। ऑलमोस्ट आई थिंक इसके 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। तो आज इसका है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसकी हेडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हम इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सबसे सिंपलेस्ट क्लास है, हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि जैसे कि आपको इसके नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी क्लास जिसके अंदर जस्ट हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कंपाउंड्स that contain only carbon and hydrogen. Compounds that contain only carbon and hydrogen. ठीक है, यानी कि कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इस क्लास को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये इंतहाई जो है वो सिंपल क्लास है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन एक टाइम पे कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड्स, चाहे वो अपने ही दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाए या किसी दूसरे एटम के साथ बनाए, लेकिन कार्बन जो है वो एक टाइम पे क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। उसके अलावा कार्बन की ये एबिलिटी है कि कार्बन कैन मेक, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, जस्ट ये जो एबिलिटी है डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड बनाने की, ये जस्ट एबिलिटी कार्बन के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा बाकी किसी सिलिकॉन के अंदर भी कुछ हद तक होती है, लेकिन जितनी कार्बन के अंदर है इतनी सिलिकॉन के अंदर भी प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि वो एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है और उसके साथ साथ वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स अमाउंट में मौजूद होते हैं। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी ओवरऑल हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये वही क्लासेस हैं जो बार बार हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। पहली क्लास है हाइड्रोकार्बन की एल्केन, दूसरी क्लास है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की एल्कीन, और तीसरी क्लास है हमारे पास एल्काइन। ठीक है, एक तो हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन इन 3 क्लासेस में की गई है। अच्छा, इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स को इसके अलावा भी 2 क्लासेस में चेंज किया जाता है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इसमें से आपको बताइए, हम सारी चीज़ें पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि सैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन जो है वो मज़ीद किसी बॉन्ड को एक्सेप्ट करने की या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की गुंजाइश उसके अंदर मौजूद नहीं होती है। गुंजाइश किस चीज़ की होती है कि जस्ट हम किसी एक हाइड्रोजन को हटा के कोई नया एलिमेंट वहाँ पे ऐड कर लें। तो हमने देखा तो कि जो एल्केन क्लास है वो कौन से कंपाउंड्स के अंदर आती है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, जबकि एल्कीन जो कि डबल बॉन्ड वाले होते हैं और एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्योंकि इनके अंदर जो है वो मज़ीद कार्बन ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन की मज़ीद हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि जो लोअर मेंबर होते हैं वो मोस्टली या तो गैसेस होती हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन की ये तीनों क्लासेस देख लें, अगर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, इन तीनों क्लासेस की ये आप समझ लें कि कंबाइंड प्रॉपर्टी है कि लोअर नंबर ऑफ कार्बन, लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर exist as gases are volatile
वोलेटाइल लिक्विड कंपाउंड्स। ठीक है, कौन से कंपाउंड की मैं बात कर रही हूँ, हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स के जो वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन के लोअर मेंबर का मतलब ये होता है कि कार्बन या तो 1 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, 3 4 इस तरह से, ठीक है, तो 5 6 तक भी। अब वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की तादाद बहुत कम होती है वो मोस्टली या तो गैसेस की फॉर्म में होते हैं या वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हायर कार्बन होते हैं, कंपाउंड्स विद हायर नंबर ऑफ कार्बन, विद हायर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, एग्जिस्ट एज सेमी सॉलिड। जबकि वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन ज़्यादा तादाद पे प्रेजेंट होते हैं वो या तो वो सेमी सॉलिड होते हैं, और अगर मज़ीद हायर मेंबर पे चले जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन की हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम हाइड्रोकार्बन के नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो हाइड्रोकार्बन की नेचुरल सोर्सेज हम बार बार पीछे पढ़ते भी आए हुए हैं। फॉसिल फ्यूल का हम जिक्र करते आए हैं। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास गैसेस हो गई, नेचुरल गैस, कोयल और पेट्रोलियम, ये हमारे पास आर मेन सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेन सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन की 3 क्लासेस हम देख रहे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली नेचुरल गैस से, कोयल से और पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अगर हम हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ देखें तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। ऑटोमोबाइल्स में आपको पता है फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रोडक्शन में जो है वो इनको एज आ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, उसके अलावा ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री होती है पेट्रोकेमिकल्स की, उसके लिए भी एज आ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। यानी पेट्रोकेमिकल्स में हमारे पास ये डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आती हैं, उनकी प्रोडक्शन में भी इन हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आज हम जिस क्लास को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एल्केन क्लास। इसके बारे में हम ऑलरेडी बार बार पीछे पढ़ चुके हैं। एल्केन क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि एल्केन क्लास को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जिनके अंदर मज़ीद किसी कंपाउंड को ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती, जस्ट गुंजाइश होती है सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। उसके अलावा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और उसके अलावा इनका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो ये जैसे मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर होमोलोगस सीरीज़ का एक ही जनरल फार्मूला होता है जो कि उस होमोलोगस सीरीज़ के तमाम मेंबर जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहे होते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो तो यहाँ पे n मैं पीछे भी मेंशन कर चुकी हूँ कि n हमारे पास 1 2 3 इस तरह से होता है, और n ज़ाहिर किसको करता है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को ज़ाहिर करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्लास है एल्केन क्लास, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसका जो पहला मेंबर होता है जिसके अंदर एक ही कार्बन होता है वो हमारे पास पहला मेंबर है मीथेन, ठीक है। अच्छा, इसका जो दूसरा मेंबर होता है उसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन होते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो इसका तीसरा मेंबर होता है उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं इस तरह से, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है। पहला मेंबर जो होता है इस क्लास का 1 कार्बन होने की वजह से उसका नाम है मीथेन। जो दूसरा मेंबर है 2 कार्बन होने की वजह से उसका नाम है इथेन, और जो तीसरा मेंबर है 3 कार्बन होने की वजह से उसका नाम है प्रोपेन, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसी तरह
4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड है बाय सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन जो है वो तीनों कंपाउंड में गौर से देख सकते हैं कि एक कार्बन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ठीक है, उसके अलावा एल्केन क्लास जो होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं इसके। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड याद रखें कि ऑलवेज कंसीडर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू दियर लीस्ट रिएक्टिविटी, इस क्लास का, ये जो एल्केन क्लास होती है, इसका एक और नाम होता है पैराफिन्स। ठीक है, आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन ड्यू टू दियर लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, और लेस रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा याद रखें कि वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो एल्केन है एक तो लीस्ट रिएक्टिव है, उसके अलावा ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, ये हम नॉन पोलर भी पीछे पढ़ चुके हैं कि ये नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं एल्केन क्लास। उसके अलावा ये नॉन पोलर होने की वजह से ही ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ें पोलर फॉर्म में होती हैं वो वाटर में आराम से डिज़ॉल्व हो जाती हैं, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होती। तो अगर ये वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होती तो डिज़ॉल्व किस में होंगी, डिज़ॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर भी कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं, ये उनके अंदर आसानी से डिज़ॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे हमने इधर पीछे मेंशन किया कि इनके जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैसेस या वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, जो इनके हायर मेंबर होते हैं वो सेमी सॉलिड होते हैं। इसी के साथ साथ आप समझ लें कि जब इनके नंबर ऑफ, आप देखें कि हर न्यू कंपाउंड में कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे पहला मेंबर कार्बन 1 है, दूसरे मेंबर में 2 कार्बन है, तीसरे मेंबर में 3 कार्बन है। ठीक है, तो अब जब इनकी यानी कि मॉलिक्यूलर साइज़ इनका इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो मॉलिक्यूलर साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ इनकी डेंसिटीज़, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, सलसल उनके अंदर रेगुलर चेंज आ रहा होता है। यानी कि ये आप याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या हो, सेम हो। एक ट्रेंड सेम हो सकता है, दूसरे के साथ वे ऑफ रिएक्शन सेम हो सकता है, बट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये क्या हो रही होती हैं, इनके अंदर रेगुलर चेंज होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये मैंने आपके सामने पीछे डिस्कस किया कि शुरू के मेंबर, ठीक है, शुरू के मेंबर में आप समझ लें कि कौन से कंपाउंड जो है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट फोर जो इसके पहले 4 मेंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस। फर्स्ट 4 मेंबर में हमारे पास अल्केन क्लास के अंदर कौन से कंपाउंड आ जाते हैं, पहला मेंबर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये पहले 4 कंपाउंड है, ये चारों कंपाउंड जो है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद कार्बन नंबर 5 से लेके 17 तक जो कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में। कार्बन नंबर 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 अक्टेन, 9 नोनेन, 10 डीकेन, इसी तरह अनडीकेन। ठीक है, डोडेकेन, अनडीकेन, 11 डोडीकेन, 12। ठीक है, तो अब कार्बन नंबर 5 से लेके 17 तक जो कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अबव 17, अबव 18 या 18 वाला, ठीक है, ये सारे हमारे पास याद रखें कि सॉलिड, सेमी सॉलिड, वैक्सीज, इस तरीके से ये जो होते हैं ये वाले कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हम सम अप कर लेते हैं। आज हमने हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देखा कि वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ने जो है वो 4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं और कार्बन की एबिलिटी है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की 2 तरीके से क्लासिफिकेशन की है। एक क्लासिफिकेशन है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ठीक है,
उसके अलावा फिर हमने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन्स के लोअर मेंबर होते हैं वो मोस्टली या तो गैसेस होती हैं या तो लिक्विड होते हैं, जबकि हायर मेंबर में पहले सॉलिड, सेमी सॉलिड इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल गैस, कोयल, पेट्रोलियम इनके मेन सोर्सेज हैं। और अगर इनका यूज़ देखें तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होते हैं। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने इसकी पहली क्लास डिस्कस की एल्केन, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। इनका जनरल फार्मूला देखा, फिर उसके 3 मेंबर देखे। हमने देखा कि एल्केन का एक और स्पेशल नाम होता है पैराफिन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके अलावा ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते और ये डिज़ोल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इनके लोअर मेंबर में फर्स्ट 4 मेंबर जो होते हैं वो गैस फॉर्म में। उसके अलावा हायर क्लास में हमारे पास 5 to 17 कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, जबकि 18 और 18 से अबव वाले जो कंपाउंड होते हैं वो सेमी सॉलिड। ये 18 और 18 से अबव में किसकी बात करी हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। ठीक है, अच्छा अगर हम इस लेक्चर के अंदर से क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एंड आल्सो गिव सम एग्जांपल्स। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसकी कुछ एग्जांपल देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन आ सकता है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तो ऑलमोस्ट इन ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है तकरीबन 10 तक प्रॉपर्टीज़ आप इसके अंदर से बना के लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आ सकता है राइट दी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 सोर्सेज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। उसके अलावा राइट दी यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोकार्बन्स के ये दोनों यूज़ लिख सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। उसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके अलावा इनके लोअर और हायर मेंबर के अंदर क्या डिफरेंस है। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो फिजिकली सेम होते हैं। तो उसका आप आंसर कर सकते हैं कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट फिजिकली सेम। ठीक है, लोअर मेंबर जो होते हैं वो गैसेज या वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, जबकि हायर मेंबर जो होते हैं वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं इंशाल्लाह इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 15 के साथ साथ चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा हाफ तक हो गया है, ऑलमोस्ट 6 लेक्चर उसके अपलोड हो चुके हैं। तो उसके साथ जो है 6 to 8 लेक्चर उसके अपलोड हो चुके हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं अगेन चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर इसके साथ अपलोड करूँगी। ये हमारा बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसके सिर्फ 4 लेक्चर्स ही होंगे। तो ये आप एक टाइम पे दोनों चैप्टर्स के लेक्चर को देख सकते हैं। अब मैं 2 लेक्चर चैप्टर्स को साथ लेके चलूँगी, 15 और साथ में 13 के लेक्चर्स भी अपलोड करूँगी। जब तक 12 अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।